हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास रोटेशनल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट डब्ल्यू। तो लेट अस सपोज दिस इज बार जिसकी लेंथ 2 मीटर है बच्चों, और इसका वेट जो है वो डब्ल्यू है। नॉन यूनिफॉर्म बार है जिसका वेट डब्ल्यू है, इज सस्पेंडेड एट रेस्ट। तो ये रेस्ट पर है बाय 2 स्ट्रिंग्स। ये 2 स्ट्रिंग्स हैं जिनका वेट नेग्लिजिबल है और एज शोन इन द फिगर ये इस तरीके से अरेंज है। कह रहे हैं द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग्स विद द वर्टिकल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक वॉल के साथ तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरी वॉल के साथ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये स्ट्रिंग्स है, इनका नेग्लिजिबल मास है। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग। तो इस बार की जो लेंथ है बच्चों 2 मीटर की लेंथ है, और ये कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड। तो ये इस तरफ वाला बच्चों लेफ्ट हैंड होगा, इस तरफ वाला राइट हैंड होगा। तो ये डी डिस्टेंस हमें गिवन है कि इस डी डिस्टेंस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सो दैट कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो हमें पता चल जाए रॉड का। तो बाई चांस अगर ये डिस्टेंस डी है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला डिस्टेंस 2 माइनस ऑफ डी बनेगा। क्लियर? अब ये जो स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T1 लगेगी और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 लगेगी। अब इनके 2 कंपोनेंट मैं इस तरीके से क्रिएट कर दूंगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री बनेगा। वी कैन राइट T2 cos 60 एंड T2 sin 60। क्लियर? ऐसे ही T1 के 2 कंपोनेंट बनेंगे इस तरीके से। ये अगर 30 है तो ये भी 30 बनेगा। T1 cos 30 एंड दिस इज T1 sin 30। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि यहां पर अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करी जाए, इन द केस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहां पर 2 फोर्सेज हैं, T1 sin 30 और T2 sin 60, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। तो अब 2 फोर्सेज अपवर्ड लग रही हैं जो नीचे वेट W को बैलेंस कर रही हैं। तो वी कैन से यहां पर अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो कैसे बैलेंस कर रही हैं? तो वी कैन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस दैट इज T1 sin 30 किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों? T2 sin 60 को कर रहा है। दिस इज माई इक्वेशन 1। एंड T1 cos 30 प्लस T2 cos 60, ये वेट W को बैलेंस कर रहे हैं। ये वर्टिकल कंपोनेंट का है और ये बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। ठीक है? तो ये हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वेशंस तैयार कर दिए। तो जैसे इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो T1 sin 30 होगा बच्चों हाफ। तो वी कैन राइट 2 इक्वल्स टू sin 60 हो जाएगा √3/2 इंटू T2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो T1 की वैल्यू आ जाएगी √3 टाइम्स T2। ये मेरे पास एक इक्वेशन और आ गई इक्वेशन 1 से। क्लियर? अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसको बैलेंस करते हैं सो दैट कि हमारा जो डी डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो सके। तो कहता है अकॉर्डिंग टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बराबर हो जाएगी। तो वी कैन से ये फोर्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा और ये फोर्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगा। तो वी कैन राइट T1 cos 30 और यू कैन से क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये फोर्स अगर इस तरीके से लगा रहा है तो ये फोर्स इस तरीके से लगेगी, है ना? तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T1 cos 30 इंटू डी, और यहाँ हम लिख सकते हैं T2 cos 60 इंटू 2 माइनस ऑफ डी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये डिस्टेंस
डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो cos 30 क्या होगा बच्चों, √3/2 T1 इंटू डी लिख दोगे, T2 cos 60 बच्चों हाफ होगा और ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ डी। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ T1 की जगह वी कैन पुट √3 टाइम्स T2, तो √3 टाइम्स T1 की जगह लिख देंगे √3 टाइम्स T2 इंटू डी, और ये हो जाएगा 2 माइनस डी इंटू T2। बच्चों T2 से T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 इंटू 3 होता है 3D विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस डी, तो 4D हो जाएगा बच्चों 2, और यहाँ पर हम सॉल्व करके D की वैल्यू जो हो जाएगी 2/4 विच इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। तो 0.5 मीटर से लेफ्ट हैंड से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का दैट इज 0.5 मीटर होगा, विच इज ओवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई रिक्वेस्ट ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका रोटेशनल चैप्टर के अंदर क्लास 11th में NCERT बैक का न्यूमेरिकल है, करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।